हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एग्री गुरु कोचिंग जगदलपुर में। तो आज हम जिस सब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिस सब्जेक्ट के बारे में, वो है एनिमल हस्बेंड्री अर्थात पशुपालन। ये आपके क्वेश्चन पेपर में एजी 3 में आने वाला सब्जेक्ट है, जिसमें आपका एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री साइंस और डेयरी तीनों आते हैं। बट हम जो डिस्कशन करेंगे आज वो होगा एनिमल हस्बेंड्री अर्थात पशुपालन। जैसा कि मैं हमेशा से कहता हूं कि किसी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले ये जानना आवश्यक है कि वो सब्जेक्ट क्या है, क्यों है, उनमें किन चीजों को पढ़ना है। क्योंकि जब तक आप इन चीजों को नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, चीजें आपको उतनी बेहतर तरीके से याद नहीं होंगी। ठीक है, तो एनिमल हस्बेंड्री नाम से ही पता चल रहा है क्या है, पशु का पालन करना। ठीक है, पशुपालन कैसे पालन करना। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है, इसकी एक सामान्य परिभाषा ये है कि पशुपालन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पशुओं का निम्न उद्देश्यों में या फिर निम्न पॉइंट्स बिंदुओं पर अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब पशु कौन कौन से होंगे आपके? गाय हो सकता है, भैंस हो सकता है, बकरी हो सकता है, भेड़ हो सकता है, कुत्ते हो सकते हैं, हाथी हो सकता है, ऊंट हो सकता है, सुअर, अलग अलग पशु हो सकती हैं। ठीक है, इन सभी को किसके अंदर रखा गया है? एनिमल हस्बेंड्री। अच्छा, अब किन बिंदुओं पे अध्ययन करना है? ठीक है, ये भी जरूरी है ना। अब निम्न बिंदु जैसे बोली गई है, तो सबसे पहला इनकी जो पशु संरचना है, ठीक है, जिसको शरीर संरचना भी बोल सकते हैं, इनकी आकृति का, इनके अंदर पाए जाने वाले तंत्र का, इनके प्रजनन का, ठीक है, रिप्रोडक्शंस, ठीक है, इसके बाद इनके प्रोडक्शन, उत्पादन का, बीमारियां, डिजीज का, ठीक है, इसके बाद और क्या है, केयर एंड मैनेजमेंट, ठीक है, इनकी रख रखाव का, इन सारी चीजों का अध्ययन किसमें किया जाता है? आपके एनिमल हस्बेंड्री में। ठीक है, समझ आ गया होगा। फिर से एक बार डेफिनेशन बहुत इजी वे में समझा देता हूं आपको। एनिमल हस्बेंड्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द डीप स्टडी ऑफ एनिमल इन द डिफरेंट पॉइंट्स सच एज, ठीक है, सच एज ब्रीडिंग, बॉडी स्ट्रक्चर्स, सिस्टम्स, केयर एंड मैनेजमेंट, प्रोडक्शंस, डिजीज। समझ आ गया? नहीं आया? फिर से एक बार समझेंगे। ठीक है, होता है कुछ लोगों को बहुत देर समझ आता है, कुछ लोगों को जल्दी समझ आता है। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। जैसे इंसान होते हैं ना, इंसान की क्या रहती है, शरीर संरचना का अध्ययन किया जाता है, उत्पादन का अध्ययन किया जाता है, हमें जो रोग होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है, ठीक है, हमारे रख रखाव का अध्ययन किया जाता है। ऐसे ही पशुओं के भी इन सारी चीजों का अध्ययन किया जाना है। किन पशुओं का? गाय का आप सभी देखते हैं, भैंस का, बकरी का, भेड़ का, कुत्ते का, सुअर का, हाथी का, और भी बहुत सारे हैं, आपके गधे का। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स के हैं, बहुत सारे अलग अलग हैं। जो आपके पीएटी में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं वो है गाय, भैंस, बकरी और भेड़। ठीक है, गाय, भैंस, बकरी, भेड़। कभी कभार, बहुत रेयरली आपका सुअर, हाथी या कुत्ते से सवाल आते हैं। ठीक है, बट बहुत कम आते हैं। तो मेन जो आपको फोकस करना है वो इन चारों पे करना है। अब देखिए, इसकी इंट्रोडक्शन क्लास भी होगी, सारे पशुओं के वैज्ञानिक नाम, उनके क्रोमोसोम नंबर क्या है, उनकी बॉडी स्ट्रक्चर, बट एक नॉर्मल वे में आपको समझाने के लिए मैं बता देता हूं। गाय को बॉस इंडिकस और बॉस टॉरस कहा जाता है। भैंस को बुबेलस बुबेलिस या बुबेलस कैराबेनेसिस कहा जाता है। भेड़ को ओविस एरिस कहा जाता है। बकरी को कैप्रा हिरकस कहा जाता है। ये नॉर्मल वे में आपको बताई गई जानकारी है। अब आज जो हम टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे वो होगा ब्रीड। ठीक है, ब्रीड, नस्ल। आप क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, हर साल कुछ ना कुछ सवाल ब्रीड से आती हैं। चाहे उनका ओरिजिन पूछ दे, चाहे उनका क्लासिफिकेशन पूछ दे, चाहे उनका पर्पस पूछ दे, चाहे उनका वेट पूछ दे, बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं और ये सवाल आते हैं। अब देखिए, होता क्या है, बहुत सारे ब्रीड और बहुत सारे डाटा होने के कारण हम कभी कभार इसे छोड़ देते हैं। ठीक है, कि अरे यार इतना कौन याद करे, ये तो बड़ा हेडेक लगता है, कहां से इतनी सारी चीजें याद करेंगे। ऐसा आपको लगता था, अगर होगा तो लगता था, अब नहीं लगेगा। ठीक है, अब नहीं लगेगा। आसानी से चीजों को एक के बाद एक अगर आप समझेंगे, जिस मैंने बोला ना, रटोगे भूल जाओगे, समझोगे याद रखोगे, तो हम जो है वो समझना स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले जो आज हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे वो होगा गाय के बारे में। ठीक है, तो गाय के बारे में कुछ सामान्य जानकारी आपको दे देता हूं कि गाय जो है, ठीक है, भारत में सर्वाधिक पशुओं की जो संख्या है उसमें किसकी है? गाय की। ठीक है, सबसे ज्यादा पशुएं जो पाई जाती हैं वो गाय की पाई जाती हैं। उसके बाद गाय की जो नस्लें हैं, कुल नस्लें 28 हैं। आपको कुछ जगह पर 26 देखने को मिलेगी, पर वर्तमान समय में 2 और नस्लों को जोड़ दिया गया है। ठीक है, 28 नस्लें हैं। इसके बाद छत्तीसगढ़ की जो नस्ल है, ये आपका पेपर में बहुत बार पूछा गया है कि छत्तीसगढ़, निम्न में से छत्तीसगढ़ की कौन सी नस्ल है? तो याद रखेंगे, इकलौती नस्ल है कोसली। कहां से निकाली गई है? कामधेनु कृषि विश्वविद्यालय, अंजोरा दुर्ग।
ठीक है, क्या नाम है? कोसली। कहां से निकाली गई है? अंजोरा दुर्ग। यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? कामधेनु कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है, इतना समझ आ गया। ये एक मिनिएचर नस्ल है। मिनिएचर नस्ल मतलब बौनी नस्ल है। ठीक है, इससे ज्यादा उत्पादन नहीं मिलता है, कुछ ज्यादा फायदे तो नहीं मिलते हैं, पर उसके बाद भी ये देशी नस्ल है। ठीक है, अब गाय की कुछ खासियत है। देखिए, देशी गाय और विदेशी गाय में जो अंतर होता है ना, वो कुबड़ के द्वारा देखा जाता है। शरीर के द्वारा तो देखा ही जाता है, पर मुख्यतः कुबड़ के द्वारा। अब हम क्या होता है, अगर आप गाय को देखेंगे, ये अगर गाय की स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर ऐसी पाई जाती है। ये इसका सर है, जो भी है। ठीक है, डायग्राम उतनी अच्छी नहीं। ये जो है, ये कुबड़ कहलाती है। इसी के द्वारा विदेशी गाय और देशी गाय में अंतर पता किया जाता है। अब कैसे अंतर पता किया जाएगा? अगर ये कुबड़ पाया जाता है या आपको देखने को मिलेगा, तो वो देशी गाय है। अगर देखने को नहीं मिलेगा तो विदेशी गाय होगी। क्लियर है? इतना समझ आ गया। इसके बाद देसी गाय की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता रहती है, ठीक है, इसको डिजीज रेसिस्टेंसी बोला जाता है या इम्यूनिटी बोला जाता है, वो विदेशी गाय की तुलना में बहुत ज्यादा पाई जाती है। हमेशा याद रखेंगे कि देशी गाय में रोग प्रतिरोधक क्षमता, साथ ही साथ पीएटी में पूछा गया एक सवाल भी है, ये क्वेश्चन आया है, आप उठा के देख लीजिए कि देसी गायों में कौन से लक्षण विदेशी गाय की तुलना में ज्यादा पाए जाते हैं। तो एक तो आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता रहती है, दूसरा गर्मी सहन करने की क्षमता। ठीक है, देशी गायों में गर्मी सहन करने की क्षमता विदेशी गायों से ज्यादा होती है। आपको एक हैरानी भी होगी, या सुन के थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि हमारे साथ थोड़ी सी ज्यादती हो रही है, पर विदेशी गायों को भारत में बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट में एसी में रखा जाता है। ठीक है, कहां रखा जाता है? एसी में। जैसे कि आपका हॉलिस्टीन फ्रिजियन है, ये जो अंजोरा में है। ठीक है, एक बार मैं ऐसे विजिट के लिए गया था, वहां पे उसे एसी में रखा गया था, और कुछ गायों को कूलर में रखा जाता है। देख रहे हो डिमांड कितनी है? तो ये डिमांड की बात नहीं है, एक्चुअल में वो ह्यूमिड क्लाइमेट या हॉट क्लाइमेट को गेन नहीं कर पाते, उनके शरीर मतलब खराब होने लगता है, उनको ठीक से रह नहीं पाते हैं, इसलिए उनको ठंडा वातावरण बहुत आवश्यक है। लेकिन यही कंपैरिजन अगर देसी गाय में किया जाए, आराम से जीती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से जीती है। गर्मी में देखेंगे हमारे यहाँ की गायों को गर्मी के मौसम में भी आराम से घूमती रहेगी इधर उधर। ठीक है, विचरण करते रहेंगे। तो ये आपको दूसरा अंतर पता चल गया। इसके बाद जो एक और अंतर पाया जाता है, वो ये है कि जो विदेशी गाय रहते हैं, ठीक है, ये एक ड्रॉबैक है देशी गायों में, पर फिर भी जो विदेशी गायों का दुग्ध उत्पादन बहुत ज्यादा रहता है देसी गाय की तुलना में। ठीक है, देसी गाय की तुलना में विदेशी गायों का दुग्ध उत्पादन ज्यादा पाया जाता है। अब देखिए, दुग्ध उत्पादन भले ज्यादा पाया जाता हो, लेकिन वसा के मामले में, किसके मामले में? वसा के मामले में देशी गाय विदेशी गायों की तुलना में अधिक पाई जाती है। मतलब देशी गायों में वसा जो है विदेशी गाय की तुलना में ज्यादा पाया जाता है। अब देखिए, इसमें एक एक्सेप्शनल केस भी है, जैसे कि जर्सी गायों में सबसे ज्यादा वसा जो है वो जर्सी में पाया जाता है। जर्सी एक विदेशी गाय है, उसके बावजूद भी अगर आप जर्सी को छोड़ देते हैं, तो शेष सभी गायों का अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं, तो देसी गाय में वसा प्रतिशत जो है वो बहुत ज्यादा ही पाई जाती है, लगभग 4 से 4.5 के बीच में, जबकि विदेशी गायों में 3 से लेके 4 के बीच में पाया जाता है। ठीक है, ये समझ आ गया। उसके बाद गाय की जो क्रोमोसोम्स या जिसको गुणसूत्र संख्या बोलते हैं, वो 60 पाई जाती है। इसके बाद और क्या जानना है आपको गाय के बारे में? गाय का जो दुग्ध काल रहता है वो 300 दिनों का रहता है। कितना रहता है? 300 दिनों का। ब्याज की अवधि जो रहती है, इसका एक ट्रिक है, 9 महीने 9 दिन। कितना? 9 महीने 9 दिन। 9 महीने मतलब 270, और ये 9 दिन मतलब 269, या इसको बोल सकते हैं 280 दिन का रहता है। कभी कभार पेपर में ये 281 पूछा जाता है। अगर एक्यूरेट पूछा तो 281 रहता है। महीने में भी पूछा गया, क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, भैंस का रहता है 10 महीने 10 दिन, गाय का रहता है 9 महीने 9 दिन। ठीक है, तो ये कुछ जनरल नॉलेज थी जो आपको गाय के बारे में जाननी थी। ठीक है, इसके बाद हम क्लासिफिकेशन, जिसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे, तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन जो वर्गीकरण करेंगे, उसको करने से पहले ये जानेंगे कि ब्रीड या नस्ल क्या होती है। मैंने फिर कहा कि आपको चीजों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, जब तक जानकारी नहीं होगी आप चीजों को बेहतर नहीं समझ पाएंगे। होता क्या है, हम रटना स्टार्ट कर देते हैं। ब्रीड आया तो हम साहिवाल, गिर, थारपारकर, अंगोल, कांग्याम, हेलिकर, विदेशी में चले जाएंगे हॉल्स्टीन, सब पढ़ लेते हैं, लेकिन हमें ये पता ही नहीं है कि ये अलग क्यों है। ठीक है, जर्सी अलग क्यों है, हॉल्स्टीन अलग क्यों है, ब्रीड क्या होता है, ये बारे में आपको जानना जरूरी है ना। तो बहुत सिंपल है, ब्रीड मतलब क्या रहता है? एक समान जीव या एक समान दिखने वाले जीव। अब आप बोलेंगे कि सर सारे गाय तो एक समान ही दिखते हैं, सारे गाय एक समान। देखिए, इसको ऐसे समझेंगे
इंसान अलग दिखते हैं, पशु अलग दिखती है, पशु में भी गाय अलग दिखते हैं, गाय में भी आपके फिर उसके बाद देसी गाय थोड़ा अलग दिखेंगे, विदेशी गाय अलग दिखेंगे। मतलब क्या है, हम जो डिफरेंशिएट स्टार्ट कर रहे हैं वो बहुत ऊपर से स्टार्ट कर रहे हैं। पृथ्वी के बाद पेड़ पौधे अलग हो जाएंगे, जीव जंतु अलग हो जाएंगे, जीव जंतु में फिर आपके मेमेलियंस अलग हो जाएंगे, एनिमेलिया अलग हो जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद और भी अलग होते जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें कैसे होती है, पेरिसोटेक्टाइल होता है, एपिटेक्टाइल होता है, समखुरी, विषमखुरी, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती कैसी हैं? तो ब्रीड को या नस्ल को ऐसा बोला जाता है कि जीवों का ऐसा समूह जिनके लक्षण, गुण, आकृति, आकार, संरचना एक समान दिखाई देती है। क्या रहता है नस्ल या प्रजाति? क्या रहती है आपकी? जीवों का ऐसा समूह जिनमें एक समान संरचना, लक्षण, गुण, ये सब कुछ क्या पाए जाएंगे? एक समान पाए जाएंगे। अब देखिए, भले गाय, देसी गाय विदेशी गाय दोनों ही गाय हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से, जैसे मैंने क्या बोला था, लक्षण में क्या होंगे? देसी गाय का दूध उत्पादन कम है, विदेशी गाय का दूध उत्पादन ज्यादा है, ठीक है। तो इन्हीं के आधारों पे नस्लों को बांटा गया है। तो जो पहला क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे वो रहेगा शारीरिक बनावट के आधार पे, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर। इसमें सबसे पहला जो है आपका वो है वीणा आकार के सिंग, ठीक है। वीणा आकार के सिंग, माथा चौड़ा और माथा बीच से दबा हुआ, ठीक है। क्या क्या है? पहला में आपका वीणा आकार का सिंग, माथा चौड़ा और बीच से दबा हुआ। अब आप बोलेंगे कि क्वेश्चन कैसा आएंगे सर? तो क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि क्वेश्चन पेपर में आपका आ जाएगा, निम्न में से किस पशु का माथा चौड़ा पाया जाता है? आपको इनमें से कोई एक ऑप्शन होगा, बाकी दूसरे ऑप्शन होंगे, या हो सकता है कि इनमें से 3 ऑप्शन दे दे और चौथा ऑप्शन बोल दे सभी। तो आपको ये याद रखना है कि किन पशुओं का या किन गाय की किस नस्ल का जो सिंग है वो वीणा आकार का रहता है, माथा चौड़ा रहता है और बीच से दबा हुआ रहता है। तो इसमें कौन कौन से आपके? काकरेज है, मालवी है, केन काथा है, खैरीगढ़ है और थारपारकर, ठीक है। फिर से एक बार, काकरेज, मालवी, केन काथा, खैरीगढ़, थारपारकर। अब आप बोलेंगे कि सर ये वीणा आकार का सिंग दिखता कैसे? ठीक है, अब देखिए, अगर आपके दिमाग में एक स्ट्रक्चर बन जाए तो आप इजीली उन चीजों को याद कर सकते हो। अगर आप लोग स्टूडेंट्स वीणा को देखे होंगे तो वीणा कुछ इस प्रकार दिखाई देता है, ठीक है, ऐसा रहता है। यहां से फिर ये गिटार्स रहते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है, यहाँ पे तार लगे रहते हैं। अब आप बोलेंगे इस आकार के सिंग कैसे? ठीक है, अब आप ऐसा मत सोच लीजिएगा कि 2 वीणा को जोड़ दिए तो ये सिंग हो जाता होगा, ऐसा नहीं हो, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। तो कैसा होता है? ये वीणा को यहां से काट दो, ठीक है, काट दिए, इसको यहां से काट दीजिए। अब क्या कीजिए? यहां से एक सिंग बना दीजिए, यहां से एक सिंग बना दीजिए। अब दिखा? अब समझ आ गया कैसे करना है? इजी था ना? क्या था? वीणा आकार के सिंग मतलब जो इस प्रकार से होंगे पशुओं में, ऐसा आपने देखा भी होगा, ठीक है। कौन कौन से पशु आएंगे? काकरेज, मालवी, केन काथा, खैरीगढ़, थारपारकर। अब माथा चौड़ा होगा मतलब ये जो हिस्सा होगा गाय का, ठीक है, ये जो हिस्सा पाया जाएगा ये थोड़ा सा क्या रहेगा? चौड़ा रहेगा। बीच का हिस्सा, ये जो हमारा हिस्सा रहता है, ये हिस्सा देखिएगा कुछ गाय में दबा हुआ रहता है, वही क्या है आपके? ये सारे गाय, ठीक है। तो पहला क्लासिफिकेशन आपको समझ आ गया होगा। दूसरा क्लासिफिकेशन है भारी भरकम पशु, सिंग जो है पीछे की ओर मुड़े हुए रहते हैं। सबसे पहला चीज क्या है? भारी भरकम होंगे, हैवी होंगे, ठीक है, पशुओं का जो शरीर का वजन है वो ज्यादा होगा। उसके बाद क्या है आपका? सिंग जो है पीछे की ओर मुड़े हुए होंगे। मतलब मान लीजिए सपोज ऐसे आपके सिंग है तो ये ऐसे मुड़े हुए होंगे, ठीक है, ऐसे। क्लियर, समझ आ गया? ये आपका सिंग रहता है, इसको ऐसे मोड़ लीजिए और ये 2 सिंगों को ऐसे जोड़ लीजिए। ये क्या है? अब समझ आ गया? सिंग मुड़े हुए, किधर? पीछे की ओर मुड़े हुए, शरीर कैसा? भारी भरकम। कौन कौन से पशु हैं? सिंधी, साहिवाल, देवनी, गिर और डांगी, ठीक है। समझ आ गया कौन कौन से हैं? सिंधी, साहिवाल, देवनी, गिर और डांगी। देवनी को कभी कभार देवनी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? देओनी। अब देखिए, इसका एक ट्रिक, सभी के ट्रिक बनेंगे, आपको ट्रिक अपने हिसाब से बनाना है, मैंने अपने हिसाब से बनाए हैं, मेरे टीचर्स ने मुझे अपने हिसाब से सिखाया है, ठीक है। सारे अलग अलग चीजें अलग अलग तरीके से सिखाई गई हैं। तो बहुत सारे ट्रिक है, जैसे यहां देख सकते हैं सीसा, देगिर, डांगी, बहुत सारी देवनी की डांगी, जो भी आप अपना ट्रिक बनाएं। याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि आप एक बार पशुओं के नाम को याद कर लो, ठीक है, उनके स्ट्रक्चर्स को दिमाग में बैठा लो और ट्रिक बना लो खुद का। क्लियर है? तीसरा जो क्लासिफिकेशन है, लंबे सिंग, माथा उभरा हुआ। मतलब अब आपके जो सिंग होंगे
वो कैसे होंगे, लंबे होंगे, ऐसे, ठीक है, क्या होंगे, लंबे होंगे। माथा कैसा होगा, उभरा हुआ होगा। ये जो माथा जैसा हमारा रहता है ना आगे की ओर निकला हुआ, उसी को उभरा हुआ। पहले में क्या था, माथा जो था चपटा हुआ था, ऐसे था, ठीक है, क्या था, ऐसे था। ये देखिए यहाँ पे ऐसे चपटा हुआ। अब क्या होगा, माथा उभरा हुआ होगा, ठीक है, ऐसे कुछ। समझ आ गया। इसमें कौन कौन से आपके, अमृत महल है, खिल्लारी है, कांग्याम है और हेलिकर है, ठीक है, ये मिट गया है, हेलिकर। इसके बाद लास्ट क्लासिफिकेशन जो है माथा सकरा, ठीक है, माथा क्या होगा, सकरा। यहां पे क्या था, माथा चौड़ा था, अब माथा कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही इसका एक और कैरेक्टरिस्टिक्स भी है कि जो सिंग रहेंगे वो ताबूत के आकार के रहेंगे, कैफिन बोलते हैं, कॉफिन बोलते हैं, ठीक है। ताबूत आपने देखा होगा, तो ये कैसे आप बोलेंगे कि सर ताबूत कैसे, ताबूत क्या आकार कैसे। अगर आपने ध्यान से ताबूत को देखा होगा तो ताबूत कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, ठीक है। तो पशु का सिंग भी जो रहता है ना वो कुछ इस प्रकार का रहता है, ऐसा नहीं रहता है पर ऐसा कुछ रहता है, ठीक है। अब ये ऐसा कैसा है, ऐसे कैसे, मैथ्स में था ना ऐसे कैसे, तो इसका मतलब ये है अब सिंग कैसे रहेंगे, हॉरिजॉन्टल। पहले हमने क्या पढ़ा था, यहां पे वीणाकार के थे, मतलब ऐसे घुमावदार थे। दूसरे में हमने क्या पढ़ा था, भारी भरकम पशु, सिंग पीछे की ओर मुड़े हुए, ऐसे था। तीसरे में हमने सीधा पढ़ा। अब क्या कर दो, इसको गिरा दो, ठीक है, क्या रहेंगे, सीधे तरीके से रहेंगे। कुछ गाय को आप देखिएगा जो सिंग रहते हैं बहुत ज्यादा झुके हुए रहते हैं, ठीक है। उसके बाद और क्या रहता है, इसके बाद सिंग छोटे भी रहते हैं, झुके हुए भी रहते हैं, छोटे भी रहते हैं, वही क्या कहलाते हैं आपके माथा सकरा वाले श्रेणी में आते हैं। कौन कौन से आपकी, हरियाणा है, कृष्णावेली है, ठीक है, गांव लाओ है, इसको ग्वालो भी बोला जाता है, अंगोल है, ओंगोल भी बोला जाता है, नागौरी है, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशंस है किस पे, ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर, शरीर के बनावट के आधार पे। अब दूसरा क्लासिफिकेशन जो हम पढ़ेंगे वो है उपयोगिता के आधार पे। क्या पढ़ेंगे, उपयोगिता के आधार पे, ठीक है, कैसे उपयोग किया जाता है, क्या क्या इनके उपयोग रहते हैं। तो क्या रहेगा, पहला आपका शारीरिक बनावट हो गया, अब उपयोगिता के आधार पे, ठीक है। उपयोगिता को 3 श्रेणी में बांटा गया है। कितने श्रेणी में बांटा गया है, 3 श्रेणी में। पहला जो है वो आपकी दुधारू नस्ल कहलाती है, जिसको मिल्च ब्रीड भी बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। पहला क्या है आपका, दुधारू। दूसरा क्या है, द्विकाजी, जिसको इंग्लिश में डुअल पर्पस बोला जाता है। और तीसरा जो है वो आपका कहलाता है कृषित, ठीक है, इसको ड्रॉट बोलते हैं, मतलब आपकी कृषि कार्य के लिए जो उपयोग किया जाता है ना उसको क्या कहलाता है, कृषि कार्य के लिए उपयोगी गाय की नस्ल। तो सबसे पहला जो आपका दुधारू नस्ल है, इसमें 4 आते हैं, ठीक है। आधे लोगों को पता भी होगा, आधे लोगों को शायद लिखने से पहले ही बता दें, क्या है, साहिवाल आता है, ठीक है। और क्या आता है आपका, गिर आता है, ठीक है। और क्या आता है, रेड सिंधी आता है, ठीक है। क्या हो गया आपका, 1 मिनट माफ कीजिएगा, साहिवाल, गिर, रेड सिंधी और एक देवनी, 4 है। क्या क्या है, साहिवाल है, गिर है, रेड सिंधी है, देवनी है, ठीक है। अब आपको पेपर में ये आया है, क्या आया है, निम्न में से गाय की कौन सी नस्ल दुधारू है। तो कौन सी नस्ल दुधारू है, ये चारों नस्लें दुधारू हैं। और क्या पूछा गया है, निम्न में से सर्वश्रेष्ठ गाय की दुधारू नस्ल, ये भी आपको। तो याद रखेंगे हमेशा, गाय, भारतीय गायों में सबसे सर्वश्रेष्ठ जो दुधारू नस्ल है वो कौन सी है, साहिवाल है, ठीक है। इसको लोला भी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है इसको, लोला। इसका जो दुग्ध उत्पादन रहता है वो लगभग 1800 से 2500 के आसपास रहता है और अधिकतम 4500 लीटर प्रति ब्यान, ठीक है, पर लैक्टेशन पीरियड रिकॉर्ड किया गया अधिकतम। और एवरेज में अगर आप देखेंगे तो 1800 से 2200 है। ये जो डिटेल्स हैं ये हम आपको पूरा बताएंगे। जो मेन पशु है ना, इसके लिए अलग से क्लास ले जाएगा कि जो मुख्य पशुएं हैं गाय की, उनके बारे में, उनका उत्पत्ति स्थान, उनकी शरीर संरचना, सारी चीजों को बताया जाएगा। यहाँ मैं बस आपको एकदम नॉर्मल वे में समझा रहा हूँ कि सर्वश्रेष्ठ दुधारू नस्ल कौन सी है आपकी, साहिवाल। इसके बाद गिर है, रेड सिंधी है, देवनी है, साहिवाल माउंट गोबरी पाकिस्तान, ये भी आपका पूछा गया सवाल है। गिर जो है गुजरात, ठीक है, गुजरात के जंगल में पाई जाती है। रेड सिंधी आपका कहा जाए, सिंध पाकिस्तान वाले क्षेत्र, वर्तमान में जो पाकिस्तान है, ठीक है। तो ये ऐसे कुछ सवाल हैं। अब देखिए एक साल आपका बड़ा अजीब, पता नहीं कैसे ये पूछा था पर आया था कि निम्न में से कौन सी गाय की दुधारू नस्ल है। और मजेदार बात यह है
कि ये चारों ऑप्शंस नहीं थे। क्या थे? ये चारों ऑप्शंस नहीं थे। अगर ये चारों ऑप्शंस नहीं थे तो फिर क्या था? ठीक है, क्या था, क्या लिया गया था? तो याद रखेंगे एक और है थारपारकर। क्या है? थारपारकर। मेनली थारपारकर जो है वो आपकी द्विकाजी नस्ल है। क्या है? द्विकाजी नस्ल है। पर उसके बाद भी 1 साल थारपारकर को दुधारू नस्लों की श्रेणी में लिया गया। तो अगर इन चारों ऑप्शन में आपको कुछ नहीं दिख रहा और ये ऑप्शन दिख रहा है एग्जाम में, तो आप इसको टिक करेंगे। ठीक है, अब बात आती है कि दुधारू नस्ल क्या रहता है। नाम से पता चल रहा है दूध उत्पादन के लिए लेंगे। ठीक है, मेनली इनका क्या काम रहता है? दूध उत्पादन के लिए। अब देखिए, अगर इसके कुछ बेनिफिट्स हैं तो कुछ लॉसेस भी हैं। लॉसेस ये है कि ये भार ढोने के लिए सक्षम बिल्कुल नहीं रहते, मतलब कृषि कार्य के लिए इनका बिल्कुल ही उपयोग नहीं किया जाता है या नहीं करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सक्षम नहीं रहते इनकी बॉडी किसके लिए? कृषि कार्य के लिए। और साहिवाल तो आपका आलसी नस्ल में भी जाना जाता है। ठीक है, आलसी नस्ल कहा जाता है, लेकिन साहिवाल का दूध जो है वो सबसे मीठा दूध, भारतीय नस्लों में सबसे मीठा दूध जो रहता है वो साहिवाल का पाया जाता है। तो मेरे हिसाब से दुधारू नस्ल आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, इसके बाद जो आपकी द्विकाजी नस्ल, क्या है? द्विकाजी नस्ल। इसमें आपका आता है हरियाणा, कृष्णावेली, ठीक है, निमाड़ी, राठी, थारपारकर जैसे कि मैंने पहले बोला था, काकरेज, अंगोल। ठीक है, ये मुख्यतः जो पाए जाने वाली आपके मुख्यतः जो द्विकाजी नस्लों की श्रेणी में आते हैं ये रहते हैं। इनमें भी सबसे सर्वश्रेष्ठ पूछा, हमेशा याद रखेंगे, कौन सी है? हरियाणा। कौन सी है? हरियाणा सर्वश्रेष्ठ द्विकाजी नस्ल है। क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, याद रखेंगे, दिमाग खोल के, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या है? हरियाणा सर्वश्रेष्ठ द्विकाजी नस्ल है। अगर हरियाणा नहीं आया, ठीक है, तो उसके बाद काकरेज और थारपारकर, अंगोल को भी माना जाता है। ठीक है, ये तीनों को देखेंगे, बट ऐसा नहीं है। अगर सर्वश्रेष्ठ पूछा गया है, आज तक तो दूसरा ऑप्शन नहीं पूछा गया है, हरियाणा ही सर्वश्रेष्ठ द्विकाजी नस्ल है। अच्छा, द्विकाजी नस्ल मतलब क्या रहता है? डुअल पर्पस, मतलब दो काम करेगा। कौन कौन से दो काम? दूध भी देगा और भार ढोने के लिए भी सक्षम रहेगा। ठीक है, क्या करेगा? दूध भी देगा और भार ढोने के लिए भी सक्षम। बाय 1 गेट 1 फ्री। ठीक है, नस्ल आपको दिख गया है, तो याद कैसे करना है? फिर से कोई ट्रिक बना लीजिए आप। ठीक है, बहुत सारे ट्रिक है, जैसे कि हरि कृष्ण, ठीक है, हरि कृष्ण निराग थापाकारी, बहुत सारे हैं। मैंने जो ट्रिक बनाया था वो मैं आपको बता देता हूं। हरि कृष्ण का ग्वाला क्या था? हरि कृष्ण का, अच्छा गावला यहाँ पे ऐड नहीं हुआ। ठीक है, अच्छा वो ट्रिक याद आ गया। एक और यहाँ पे आपकी नस्ल है। ठीक है, इसको मैं कहां लिख दूं? यहां मैं आपको लिख देता हूं समझने के लिए। गाओ लाओ, जिसको मैंने क्या बताया था कि इसको ग्वालो भी बोला जाता है। तो मैंने जो ट्रिक बनाया था वो ये था कि हरि कृष्ण का ग्वाला, ठीक है, हरि कृष्ण का ग्वाला, हरि, माफ कीजिएगा, हरि कृष्ण, और ये का से क्या है? का। हरि कृष्ण का ग्वाला रानी, यहां से क्या है? रानी के संग था। अब था मतलब थारपारकर, के संग मतलब अंगोल। ठीक है, मैंने बोला ना ट्रिक अपने हिसाब से बनाइए, ज्यादा बेहतर रहेगा। मैंने जो ट्रिक अपने लिए बनाई थी वो क्या था? हरि कृष्ण का ग्वाला रानी के संग था। इसके बाद ये आपका द्विकाजी नस्ल कंप्लीट हुआ। तीसरा जो रहता है वो आपका है एग्रीकल्चर पर्पस के लिए या ड्रॉट पर्पस के लिए। ड्रॉट पर्पस मतलब सामान ढोने के लिए जो उपयोग किया जाता है, उनमें से कौन कौन से नस्ल हैं? तो फिर से इसको देखते हैं। अमृत महल है, मालवी है, हेलीकर है, केम काथा है, खिल्लारी है। ठीक है, यहां जगह नहीं है तो मैं यहां लिख देता हूं। ठीक है, खैरागढ़ी है। ठीक है, तो ये कुछ नस्लें हैं जो कि किसके लिए की जाती है? कृषि के लिए। इसके बाद भी और भी बहुत सारी नस्लें हैं। ठीक है, बहुत चीज मैंने बोला ना, कम पढ़िए अच्छा पढ़िए, कम पढ़ो बम पढ़ो। ठीक है, क्या है? कम पढ़ो बम पढ़ो। बहुत सारी चीजों को आप याद करोगे भूल जाओगे, कम चीजों को याद करोगे ज्यादा देर तक मतलब आपको याद रहेंगी। और ये कम चीज हमने छांट के निकाली है।
कहां से? क्वेश्चन पेपर से। ठीक है, ऐसा भी नहीं कि मैं सारे क्वेश्चन पूछे, कुछ क्वेश्चन पूछे हैं और कुछ चीज जो हमें इंपॉर्टेंट लगी है उसको ऐड कर दिया गया है। जैसे कि आपका फिर से वही सर्वश्रेष्ठ सबसे अच्छी जो कृषि नस्ल कौन सी होगी? आपकी अमृत महल होगी। ठीक है, फिर से आपको याद रखने वाली बात है, अमृत महल सबसे अच्छी कृषि नस्ल मानी जाती है। इसके बाद मालवी जो है आपका मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में पाया जाता है, हेलिकर है, कैनकाथा है, खिल्लारी है, खैरागढ़ी है। ठीक है, तो ये सारी और भी नस्लें हैं जो कि कृषि कार्य के लिए उपयोग की जाती है। ठीक है, अब आपको फिर से सर्वश्रेष्ठ दुधारू नस्ल साहिवाल, सर्वश्रेष्ठ द्विकाजी नस्ल हरियाणा, सर्वश्रेष्ठ कृषि नस्ल अमृत महल। एक चीज जो आपको और पूछा जाता है वो आप हमेशा याद रखेंगे कि गाय की मतलब देशी गायों में सर्वश्रेष्ठ भारी नस्ल अगर आपको पूछा तो याद रखेंगे काकरेज होता है। क्या है? काकरेज। बताया जाएगा इसके बारे में भी, बट यहाँ एक आपको बेसिक नॉलेज दे दिया जाता है कि सर्वश्रेष्ठ जो दुकाजी नस्ल सर्वश्रेष्ठ जो गाय की भारी नस्ल है, सबसे ज्यादा भारी नस्ल वो कौन सी आपकी? काकरेज है। तो ये भी आपका क्लासिफिकेशन खत्म होता है क्या है? उपयोगिता के आधार पे। अब उसके बाद विदेशी नस्ल क्या है? विदेशी नस्ल। हमने देशी नस्ल का क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, देशी नस्ल क्या होते हैं हमने ये पढ़ लिया। अब हम क्या पढ़ेंगे? विदेशी नस्ल, एक्सोटिक काउ ब्रीड्स, विदेशी नस्ल। ठीक है, इनमें क्या क्या आता है? सबसे पहला HF, लिखते ही आधे लोग इसका आंसर बता देंगे। ठीक है, क्या है? हॉलस्टीन फ्रीजियन। ये किस चीज के लिए फेमस है? गाय की सबसे अधिक दूध देने वाली नस्ल। क्या है? गाय की सबसे अधिक दूध देने वाली नस्ल। कहां पे? विश्व में, पूरे विश्व में दुधारू नस्लों में से सबसे अधिक जो दूध देती है वो कौन थे? हॉलस्टीन फ्रीजियन। पर सबसे कम वसा भी इसी में पाया जाता है। ठीक है, सबसे कम वसा भी इसी में पाया जाता है। दूसरा जो है आपका, ठीक है, वो है आपका जर्सी। ठीक है, जर्सी किस चीज के लिए फेमस है? वसा के लिए प्रसिद्ध है, फैट परसेंट ज्यादा रहता है। फिर तीसरा है आपका आयर शायर। ये जो ब्रीड है ना, ये बड़ी कैसे बताएं आपको, इसके लिए जो सवाल पूछे गए हैं वो सवाल आप सुन के थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा कि एक साल आपका क्वेश्चन ये पूछा गया था कि गायों की कैटरीना किसको कहते हैं। ठीक है, कैटरीना पता है, फिल्म स्टार है, तो गायों की कैटरीना किसे कहते हैं? तो गायों की कैटरीना किसको कहा जाता है? आयर शायर। बड़ा फनी सा क्वेश्चन था, बट आंसर लिया गया है आयर शायर। और इसको इसलिए लिया गया है क्योंकि विश्व की सबसे सुंदर गाय क्या है? विश्व की सबसे सुंदर गाय किसको कहा जाता है? आयर शायर। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। चौथा जो रहता है, ठीक है, वो क्या रहता है आपका? ब्राउन स्विस। अच्छा, ब्राउन स्विस का क्या उपयोग है? तो ब्राउन स्विस का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है ब्रीडिंग पर्पस के लिए। किसके लिए किया जाता है? ब्रीडिंग। जो संकर नस्लें बनाई जाती है ना, उसमें ब्राउन स्विस का ज्यादा उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसकी जो कुछ लक्षण है वो बाकी नस्लों की तुलना में थोड़ी अच्छी पाई जाती है। और इसके बाद एक और जो है लास्ट, गर्नशी। ठीक है, इसके बाद भी और भी विदेशी नस्ल हैं। ऐसा थोड़ा जैसे हमारे भारत में 28 नस्ल हैं, विदेशों में तो हजारों नस्लें होंगी, पर ये मेन नस्ल है। ठीक है, ये मेन नस्ल है जो आपके पीएटी में पूछी जाती हैं, जो वर्तमान में आई हैं। ठीक है, इतने को याद रखिए, काफी है। तो ये कौन सी आपकी विदेशी नस्ल है। इसके बाद गाय की मांस वाली नस्ल, मतलब जिसका उपयोग मांस के लिए किया जाता है। अब देखिए, इसमें कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, ये भी विदेशी नस्ल ही है, क्योंकि भारत में सामान्यतः गाय को मांस के लिए उपयोग नहीं किया जाता, कुछ जगह पे किया जाता है, वो अलग चीजें हैं। ठीक है, अलग अलग सिचुएशंस के हिसाब से उपयोग किए जाते होंगे, परंतु जो फेमस है गाय के मांस के लिए, जो फेमस नस्लें हैं वो कौन कौन सी है? पहला है रेड डेन। ठीक है, दूसरा क्या है? एवर्डेन। तीसरा क्या है? हियरफोर्ड। और लास्ट क्या है आपका? शॉर्ट हॉर्न। क्या है आपका? शॉर्ट हॉर्न। इनमें जो सबसे ज्यादा आपका पूछा गया है वो है रेड डेन। ठीक है, रेड डेन इसकी नस्ल जो रहती है लाल कलर की रहती है, और इसका मांस भी बहुत अच्छा रेडिश रहता है, इसलिए इसका उपयोग ज्यादातर किया जाता है। इसके साथ भी एवर्डेन, हियरफोर्ड और शॉर्ट हॉर्न का उपयोग भी गाय के मांस के लिए किया जाता है। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। अब जो लास्ट है, लास्ट क्लासिफिकेशन है गाय की, वो किसके आधार पर रहेगा? संकर नस्ल। आपका पेपर में ये भी पूछा गया है कि निम्न में से गाय की संकर नस्ल
कौन सी है, क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, 2017 या 18 में पूछा गया है पीएटी में। बीएचयू में तो पता नहीं ना जाने कितने बार ही पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें कौन सी है, फ्रिंज वॉल, बताया जाएगा क्या क्या होता है। उसके बाद है जर्सिन, उसके बाद है करन स्विस, उसके बाद है करन फ्रिंज, उसके बाद है सुजाता, फिर है सुनंदिनी, ठीक है, फिर है आपका फूले त्रिवेणी। क्या क्या है, फ्रिंज वॉल, जर्सिन, करन स्विस, करन फ्रिंज, सुजाता, सुनंदिनी, फूले त्रिवेणी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी गाय की संकर नस्ल है। अब अलग अलग नस्लों का संकर अलग अलग है, इसका पूरा डिटेल आपको मैंने बताया, जैसे कि ब्रीड्स जो रहेंगे, नस्लें जो प्रमुख नस्लें हैं उसमें आपको बताई जाएगी, पर फिर भी कुछ मैं बता देता हूं। जैसे फ्रिंज वॉल जो है, फ्रिंज मतलब क्या होगा, हॉलिस्टीन फ्रिंज, और वाल मतलब साहिवाल। ठीक है, फ्रिंज मतलब हॉलिस्टीन फ्रिंज एंड वाल मतलब साहिवाल। इसको मैंने इसलिए बताया क्योंकि संकर नस्लों में जो सबसे अधिक दूध देने वाली संकर नस्ल है वो आपकी फ्रिंज वाली है। ठीक है, याद रखेंगे कि संकर नस्लों में जो सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है वो कौन सी, आपकी फ्रिंज वाल। इसके बाद जर्सिंद है, ठीक है, जर मतलब जर्सी होगा, सिंध मतलब सिंधी है, करन स्विस है, करन फ्रिंज है, सुजाता है, ठीक है, सुनंदिनी है, त्रिवेणी, फूले त्रिवेणी है। ठीक है, तो क्या क्या रहेंगे, जैसे एक रहता है थार पारकर, क्रॉस कर सकते हैं अपन साहिवाल से, कुछ में ब्राउन स्विस को क्रॉस करते हैं थार पारकर से। ठीक है, तो जनरली बहुत सारे ऐसे संकर नस्लें हैं, तो आपको बस ये याद रखना है कि संकर नस्लों की श्रेणी में कौन कौन आता है। ठीक है, तो ये आपका क्लासिफिकेशन ऑफ काउ जो होता है तो वो कंप्लीट होता है। इसके बाद डिटेल्स ऑफ इंपॉर्टेंट काउ ब्रीड्स ये रहेगा। इसके बाद फिर आपका क्लासिफिकेशन ऑफ बफेलो रहेगा, फिर उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट नस्लों के बारे में, फिर कैटल्स में और आपके क्या क्या आ जाएंगे, शिप्स आ जाएंगे, गोट्स आ जाएंगे, इनके क्लासिफिकेशन रहेंगे, इनके बारे में आपको बिल्कुल बताया जाएगा। आज की क्लास से अगर कोई भी डाउट होगा तो आप बिल्कुल अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं, एग्री गुरु की टीम आपके लिए बिल्कुल हाजिर रहेगी। थैंक यू सो मच।